केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 8:50 हो चुके हैं। न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर आप सोच रहे होंगे, न्यूज की पाठशाला शुरू होते ही सबको इंतजार होता है आपकी अपनी मैडम रूबिका लियाकत का। लेकिन चूंकि हमने आपको पहले भी बताया था, रूबिका मैडम की तबीयत नासाज है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उन्हें उनके गले से आराम मिले और वो आप सबके साथ न्यूज की पाठशाला लेकर पहुंचे। लेकिन तब तक आपके साथ मैं हूं, आपकी सब्स्टिट्यूट टीचर ज्योति मिश्रा। तो चलिए, न्यूज की पाठशाला में सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में आज क्या-क्या और कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पर क्लास लगने वाली है। तो आज चैप्टर 1 होगा आपके लिए राजनीति शास्त्र की क्लास। बीजेपी की नवीन टीम में 5 नामों की इतनी चर्चा क्यों है? दिल्ली से 10 नेता, उत्तर प्रदेश से 8, आखिर फोकस कहां है? वहीं चैप्टर 2 में आज हम बात करेंगे पक्ष, प्रतिपक्ष और लोकतंत्र की क्लास। खुद को दिमागी नक्सल घोषित करने की होड़ क्यों? विरोध के लिए विरोध की राजनीति कहां जाकर रुकेगी? आज चैप्टर 3 में आपको बताएंगे छात्र आंदोलन की क्लास में क्या कुछ होगा। झारखंड में छात्र आंदोलन का 23वां दिन है, हल कब निकलेगा? जेएसएससी कार्यालय में सीआईडी की दबिश से क्या सामने आया? चैप्टर 4 में सेहत की क्लास होगी। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस मिल चुका है। पान मसाला सिर्फ कानून का मसला है या जागरूकता का भी? और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हम बताएंगे उस मंदिर के बारे में जहां नागों की 30,000 से अधिक मूर्तियां हैं। सोचा है कभी? लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन। तो राजस्थान सरकार ने स्कूलों में मीडिया और बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। सरकारी स्कूलों में अव्यवस्थाओं के खिलाफ सीजेपी की मूवमेंट के बाद फैसला लिया गया है। ऐसे में वंदे मातरम अपमान को लेकर जम्मू में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की गई और माफी की मांग की गई। वहीं राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई पर अंतरिम रोक लग गई है। इधर बांकीपुर के विधायक के रूप में प्रशांत किशोर ने शपथ ले ली है। जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती इस दौरान मौजूद रहे। पंजाब में टिकट वितरण पर सुखजिंदर रंधावा ने अमरिंदर राजा वड़िंग पर निशाना साधा। बोले, अगर जीत सकते हैं तो एक परिवार को 2 नहीं 4 टिकट भी देनी चाहिए। वहीं ट्विशा शर्मा मौत मामले पर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। 636 पेज की चार्जशीट में सीबीआई ने डाउरी डिमांड के चार्ज लगाए। ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह और सास गिरेबाला पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी लगा है। तो चलिए, राजनीति शास्त्र की क्लास से शुरुआत करते हैं। आज 209 दिन पहले, आज से ठीक 209 दिन पहले नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे और आज 17 अगस्त को उनकी पसंदीदा टीम चुन ली गई। नितिन नवीन की नई टीम में कुल 67 पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं। संगठन में कई बड़े फेरबदल भी किए गए हैं। कई पुराने अनुभवी चेहरों को नई जिम्मेदारी के साथ संगठन में वापस लाया गया है। तो वहीं कई नए चेहरों पर बड़ा भरोसा जताया गया। लेकिन इस लिस्ट में 5 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला नाम राम माधव का रहा। राम माधव की संगठन में दमदार वापसी हुई है। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दीपक म्हस्के को बीजेपी आईटी सेल का हेड बनाया गया है और रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा का अध्यक्ष। तो चलिए बात करते हैं राम माधव की। बीजेपी की सक्रिय सांगठनिक राजनीति से वो सितंबर 2020 में बाहर हो गए थे। इससे पहले 2014 से 2020 तक राम माधव बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जैसे रसूखदार और पावरफुल पद संभाल रहे थे।
यानी वो करीब 7 साल तक बीजेपी में सुपर एक्टिव रह चुके हैं, जबकि पिछले 6 साल से टोटली इनएक्टिव थे। लेकिन जब उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर बीजेपी की टॉप कोर टीम में दमदार वापसी की, अगला महत्वपूर्ण नाम स्मृति ईरानी का है। 2024 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद स्मृति चुनावी राजनीति से भी दूर हो गई थी। उनके पास संगठन में भी कोई पद नहीं था, ना कोई काम, और 2 साल से वो साइलेंट मोड पर थी। टीवी की दुनिया में भी लौट गई थी। लेकिन यूपी चुनाव से 1 साल पहले उनकी वापसी को 2027 के लिए एक बड़ी तैनाती के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के साथ पार्टी ने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को यह संदेश भी दिया है कि चुनाव हारने का मतलब राजनीतिक अंत नहीं होता। पार्टी अपने मजबूत पॉलिटिकल एसेट्स यानी कि राजनीतिक संपत्तियों को सही वक्त पर सही जगह इस्तेमाल करती है। और इसी तरह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मोदी सरकार के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। भरोसेमंद हैं, संकट मोचक रह चुके हैं और परफॉर्मिंग मंत्रियों में उनकी गिनती भी होती है। इसीलिए अब संगठन में भी चुनाव समेत सभी तरह के फंड का बेहतरीन मैनेजमेंट करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। बीजेपी ने अपने आईटी सेल के हेड अमित मालवीय को हटाकर अब दीपक म्हस्के को कमान सौंप दी है। दीपक म्हस्के केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, डेटा एनालिसिस के एक्सपर्ट माने जाते हैं। सोशल मीडिया पर डेटा एनालिसिस का खेल तो पूरी तरीके से एक चुनावी गेम पलटने में काबिल होता है। नितिन नवीन के साथ मिलकर उन्होंने अपनी ये काबिलियत छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दिखाई भी थी और वहीं से वो पार्टी की नजर में आए। जबकि छत्तीसगढ़ से सांसद रूप कुमारी चौधरी आरएसएस बैकग्राउंड से आती हैं और पूर्व सीएम रमन सिंह की बेहद करीबी मानी जाती हैं। तो उनका चुनाव आधी आबादी के बीच बीजेपी की वैचारिक पैठ बढ़ाने की सोची समझी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। यानी देखा जाए तो नितिन नवीन की नई टीम एक पूरी तरीके से इंटरपर्सनल पॉलिटिक्स यानी व्यक्ति केंद्रित राजनीति कम और संगठन सर्वोपरि वाली सोच पर ज्यादा आधारित है, जिसमें इन बातों का ध्यान रखा गया है। आरएसएस और संगठन का मुख्य ढांचा बरकरार रखा गया है। पुराने अनुभवी नेताओं की वापसी भी हुई है। हाई प्रोफाइल नेताओं को नई जिम्मेदारियों के साथ ही 2027 और 2029 की तैयारी का टास्क दिया गया है। नई टीम में जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। मीडिया और सोशल मीडिया की टीम पर भी पूरा फोकस रहा। जेन जी को ध्यान में रखा गया और इसीलिए आईटी हेड का नया नेतृत्व चुना गया। नए तरीके से अल्पसंख्यकों तक पहुंच बनाने की कोशिश भी की गई है। नई टीम के गठन में सेल, कैडर और राज्यों के प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है। तो नितिन नवीन को अपनी नई टीम से उम्मीद है कि वो पार्टी को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। उन्होंने बधाई भी दिया और लिखा कि मुझे पूरा विश्वास है कि टीम के सभी सदस्य कार्यकर्ता भाव से संगठन को और ज्यादा सशक्त बनाते हुए विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र सेवा के ध्येय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जबकि पीएम मोदी के बधाई संदेश से ये लगा कि नितिन नवीन की नई टीम का चुनाव जमीनी अनुभव और पार्टी के प्रति संपूर्ण समर्पण के पैमाने पर किया गया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस ऊर्जावान टीम के पास जहां संगठन का भरपूर अनुभव है, वहीं जमीनी जुड़ाव भी है। हमारे ये साथी पूरे समर्पित भाव से पार्टी को मजबूत करने के साथ ही जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। यानी बीजेपी की नई नेशनल टीम के गठन का मकसद चुनाव के साथ ही पार्टी को और ज्यादा मजबूत बनाना भी है। इस बात को आप नई टीम में राज्यवार नेताओं की संख्या देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए आपको ये संख्या भी एक बार हम अच्छे से विस्तार से बता देते हैं। दिल्ली से देखिए 10 सदस्यों को आज संगठन में जगह मिली है। और ध्यान से सुनिए, ध्यान रहे कि आने वाले वक्त में किन किन राज्यों में चुनाव भी होने हैं और इन राज्यों के आंकड़े से क्या साबित होता है। उत्तर प्रदेश से 8 सदस्यों को चुना गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 नाम जो एमपी से बिलोंग करते हैं वो अब संगठन में पद संभालेंगे। महाराष्ट्र से 5, राजस्थान, उत्तराखंड और गुजरात तीनों राज्यों से 4 सदस्यों को संगठन में जगह मिली है। वहीं बिहार से 3, छत्तीसगढ़,
ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरलम और हरियाणा से 2-2 सदस्य चुने गए हैं, जबकि कर्नाटक, त्रिपुरा, झारखंड, नागालैंड, तमिलनाडु, असम और चंडीगढ़ से 1-1 सदस्य चुने गए हैं। समझिए, यानी बीजेपी ने 22 राज्यों के नेताओं को 22 राज्यों के नेताओं को अपनी नेशनल टीम में प्रतिनिधित्व देकर क्षेत्रीय समीकरण को बाकायदा साधने की कोशिश की है। लेकिन आपको यह देखकर भी हैरानी होगी कि बीजेपी ने चुनाव से ज्यादा संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया है। नई टीम में दिल्ली से 10 सदस्य हैं, यूपी से सिर्फ 8 सदस्य चुने गए हैं, जबकि दिल्ली में इसी साल चुनाव हो चुका है और यूपी में अगले साल चुनाव होना है। लिहाजा बीजेपी की नेशनल टीम में यूपी से सदस्यों की संख्या दिल्ली से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने इस टीम को गठित करते समय चुनाव के साथ साथ सरकार और संगठन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। आप देखिए और समझिए। देखिए, यूपी से केंद्र में प्रधानमंत्री समेत 10 मंत्री हैं, जबकि बीजेपी की जो नई नेशनल टीम है उसमें 8 सदस्य हैं और यही सत्ता और सरकार के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन बिठाने का काम होता है। जबकि दिल्ली से सबसे ज्यादा 10 सदस्यों को चुने जाने का मतलब दिल्ली की स्थानीय राजनीति को चमकाना बिल्कुल नहीं है। इस बार पार्टी का ध्यान पूरी तरह से डेटा एनालिसिस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, नैरेटिव बिल्डिंग और एआई का बेहतरीन उपयोग करने पर होगा। दिल्ली में बीजेपी का हेडक्वार्टर है, जहां बैठकर पार्टी के ये 10 वरिष्ठ रणनीतिकार पूरे देश और खासकर यूपी की ग्राउंड रिपोर्ट को हर मिनट ट्रैक कर सकेंगे। बूथ और पन्ना प्रमुख का मैनेजमेंट, जो बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह रहा है, उसे भी पार्टी हेडक्वार्टर में बैठकर 24 घंटे मॉनिटर किया जाएगा। तो देखिए, मोदी सरकार ने कैसे हर फैक्टर को साधने की कोशिश की और साथ ही महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह से मुखर रहे, उसके बाद इंतजार इस बात का भी था कि नितिन नवीन की इस नवीन टीम में महिलाएं कितनी होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद लगातार 2029 के लोकसभा चुनाव में इसे लागू करने पर जोर दिया है। हालांकि वक्त पर जनगणना नहीं होने और संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित नहीं होने के कारण मामला अभी भी अटका हुआ है, लेकिन 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर महिला आरक्षण पर अपने इरादे साफ किए और सवाल था कि जो पीएम बोल रहे हैं उनकी पार्टी उसे किस हद तक पूरा खुद कर पाएगी। तो बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का। नितिन नवीन ने अपनी टीम में 13 उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिसमें से 6 महिलाएं हैं। आप समझ रहे हैं कि अगर टोटल 13 उपाध्यक्ष हैं तो इसमें लगभग आधे तो महिला उपाध्यक्ष हैं, यानी कि 6, और एग्जैक्ट आंकड़ा बताऊं आपको तो 45% महिला हिस्सेदारी को दी गई है। और अगर पूरी टीम की बात कर लें तो 18% महिलाओं ने नितिन नवीन की टीम में जगह पाई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया को भी एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें पार्टी में उपाध्यक्ष पद सौंपा गया है। स्मृति ईरानी को भी संगठन में महासचिव का पद दिया गया है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 3 और महाराष्ट्र से 2 महिलाओं को टीम में जगह मिली है। जिन महिलाओं को जगह मिली है उनमें से 10 तो प्रोफेशनल्स हैं जो अपने काम के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां भी हासिल कर चुकी हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर बीजेपी महिला आरक्षण लागू होने पर महिला नेताओं की पूरी टीम खड़ा करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। हालांकि सोचिए 33% यानी कि 33% हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी अभी भी कम है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग बराबर है। तो नितिन नवीन की नई टीम में निरंतरता के साथ साथ परिवर्तन का संतुलन भी रखने की कोशिश की गई।
टीम की गठन 2029 के चुनाव की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया। नई टीम में 40 से कम उम्र के 6 सदस्य हैं, 40 से 49 की उम्र के 15 सदस्य हैं और 50 से 59 के बीच के 21 सदस्य राष्ट्रीय टीम में शामिल किए गए हैं। लंबे समय से एबीवीपी कार्यकर्ता रहे विनोद तावड़े को उनके कुशल सांगठनिक क्षमता के लिए एक बार फिर से महामंत्री बनाया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में भारी विजय दिलाने वाले सुनील बंसल को दोबारा महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आदिवासी समाज के गजेंद्र पटेल को महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रखर वक्ता रही स्मृति ईरानी को महामंत्री के रूप में वापस लाया गया है। संघ के प्रचारक रहे लेखक चिंतक राम माधव की उपाध्यक्ष के रूप में एक बार फिर वापसी हो रही है या वापसी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद युवा नेत्री संगीता यादव भी राष्ट्रीय सचिव बनाई गई हैं। उत्तर पूर्व से युवा नेता मृगांक बर्मन राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी भाजपा की इस राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। तो ऐसे में ये 3 नाम कौन से हैं ये भी जान लीजिए। देखिए, पहला नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया का और फिर तीरथ सिंह रावत और बिप्लब देव। इसके अलावा बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में समाज के लगभग सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। आप समझिए, चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से आने वाले हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। करीब 40+ सदस्य जो हैं वो वंचित समाज से हैं। वहीं नागालैंड से राज्यसभा सांसद फांगनोन कोन्याक को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। आंध्र प्रदेश से डी पुरंदेश्वरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं और तमिलनाडु के एम वेंकटेशन राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं पाठशाला के आज के अगले चैप्टर की ओर। सवाल से शुरू करती हूं, क्या आपको दिमागी नक्सल का डेफिनेशन, उसकी परिभाषा मालूम है? इसका जवाब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिन पार्टियों पर संसद के मॉनसून सत्र को डीरेल करने का आरोप लगा, वो अब इसी शब्द को पकड़कर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने में लग गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट कर दिया कि दिमागी नक्सल होने पर मुझे गर्व है। इसके बाद तो विपक्ष के नेताओं की जैसे लाइन ही लग गई खुद को दिमागी नक्सल बताने की। चिदम्बरम के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाद जयराम रमेश, सब एक एक कर बयानबाजी शुरू करते हैं और फिर पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती भी इसमें कूद पड़ी और इसी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा, टीएमसी की महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद और अब ये लिस्ट आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह तक भी पहुंच चुकी है। सब खुद को दिमागी नक्सल बताने में अड़े हुए हैं। ये लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। राजनीति में दिलचस्पी लेने वालों को अब इंतजार इस बात का है कि इस लिस्ट में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एंट्री कब होगी। दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। दिमागी नक्सलवाद उस नस्ल के लोग सिर्फ बीजेपी में मिलते हैं। आज नाग पंचमी आते आते ये जितना दिमागों में जहर था वो सब पूरे दिमाग से उजागर होकर उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हम क्या हैं। And if we are Dimagi Naxals, he is a Dimagi communal. So for us, this makes no difference at all. देखिए, जब विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा खुद को दिमागी नक्सल घोषित करने में जुट जाए तो फिर नेता विपक्ष पीछे क्यों रहेंगे? किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? क्या अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए विपक्ष ने ये एक नया पॉलिटिकल स्टंट शुरू कर दिया है? आखिर प्रधानमंत्री मोदी के इस एक शब्द से क्यों पूरा का पूरा इकोसिस्टम अंदर तक हिल गया है और क्यों उन्हें दिमागी नक्सल शब्द पर इतनी मिर्ची लग गई?
इसकी चौंकाने वाली परतें चलिए आज पाठशाला में खोलते हैं। लेकिन पहले एक बार फिर से सुन लीजिए पीएम मोदी ने आखिर लाल किले से कहा क्या था। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। तो पीएम मोदी ने तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया था और युवाओं से कहा था कि हथियार उठाने वाले नक्सली या तो मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं या फिर पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। मोदी सरकार ने रिकॉर्ड टाइम में ये काम कर भी दिखाया। अब भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए दिमागी नक्सलियों से भी मुक्ति जरूरी है। पीएम मोदी के इस शब्द पर 24 घंटे बाद चिदंबरम की प्रतिक्रिया आई। क्यों? क्या कांग्रेस को यह बात बड़ी देर में समझ आई? नहीं, बल्कि मोदी के इस एक शब्द ने कांग्रेस को नक्सलवाद पर बेपर्दा कर दिया था। जिस नक्सल समस्या को मोदी सरकार ने संकल्प लेकर रिकॉर्ड टाइम में खत्म कर दिखाया, उसे कांग्रेस ने अपने दौर में अपने पैर पसारने का भरपूर मौका दिया था। पहले पश्चिम बंगाल, फिर पूरे देश में। ये राज जेन जी आबादी के सामने भी खुलने का डर पैदा हो गया था और इसीलिए कांग्रेस बौखला गई थी। हम ये कहना चाहेंगे कि संयोग देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पे बोला था और आज नाग पंचमी आते आते ये जितना दिमागों में जहर था वो सब पूरे दिमाग से उजागर होकर उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हम क्या हैं। तो देखिए, इतिहास तो यही है कि कांग्रेस की सरकारें चाहती तो आदिवासियों और गरीबों, किसानों, भूमिहीनों के शोषण का खतरनाक खेल रुक सकता था। उन्हें अल्ट्रा वामपंथी विचारधारा सत्ता हासिल करने का टूल नहीं बना पाती, जिसने नक्सलवाद की बुनियाद रखी थी। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं कि क्या है नक्सलवाद। दरअसल राज्य की सत्ता को हथियाने के लिए हिंसा और विद्रोह का एक औजार के रूप में सहारा लेना, गरीबों मजलूमों के कंधे पर पहले बंदूक रखकर चलाना और फिर उस खून खराबे से एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना और फिर उसे सही ठहराने में लग जाना, उसका महिमा मंडन करना। 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में नक्सलबाड़ी गांव से इसकी शुरुआत हुई। अगले 42 सालों में स्थिति ऐसी बन गई कि नक्सली विचारधारा के लोग देश पर राज करने का सपना देखने लगे। साल 2009 में नक्सल नेता किशन जी ने बाकायदा ये ऐलान कर दिया कि 2030 तक दिल्ली पर हमारा कब्जा हो जाएगा। भारत में तब यूपीए 2 की सरकार थी। मनमोहन सिंह ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और यही चिदंबरम तब गृह मंत्री थे। किशन जी का ऐलान तो सीधे सीधे भारत सरकार को एक चुनौती थी। नक्सलियों के सामने सरकार इतनी लाचार क्यों हो गई थी? 2004 जब यूपीए 1 की सरकार बनी और फिर 2014 में जब यूपीए 2 सरकार की विदाई हुई, तब तक भारत में नक्सल कॉरिडोर भी बन चुका था। ये रेड कॉरिडोर यानी खतरे का कॉरिडोर भारत के 11 राज्यों में फैल चुका था। 180 जिलों में इसकी चपेट में 180 जिले आ चुके थे। इस कॉरिडोर में नक्सली अपनी सरकार चला रहे थे और वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। नेपाल के पशुपतिनाथ से लेकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक ये दायरा फैल चुका था। साल 2004 से 2014 का ये दशक नक्सलवाद यानी कि वामपंथी उग्रवाद के इतिहास में सबसे हिंसक दशकों में एक रहा। इस दशक में नक्सल हिंसा की 17,542 घटनाएं तो दर्ज की गईं, जिनमें सुरक्षा बलों के 1,913 जवान
और 5019 निर्दोष नागरिक मारे गए। तब देश में सरकार किसकी चल रही थी? कांग्रेस की। कांग्रेस के लिए तब जवाब देना भी मुश्किल हो गया था। नक्सल हिंसा 2010 में अपने चरम पर थी, जब एक ही साल में लगभग 1900 घटनाएं, सोचिए 1936 एग्जैक्ट आंकड़े जो हैं, और 720 नागरिकों की मौत हुई। 2013 में तो तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को आकर बयान भी देना पड़ा कि नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए आज सबसे बड़ा खतरा है। देखिए, यही वजह है कि चिदम्बरम आज राजनीतिक एजेंडे के लिए खुद को दिमागी नक्सल बताकर फंस गए हैं। चिदम्बरम दिमागी नक्सल वाले बयान को जेन ज़ी आंदोलन से जोड़कर एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन दांव लगा नहीं। इसके कांग्रेस की पूरी टीम और उसके बाद दूसरे विपक्षी नेता भी मैं भी दिमागी नक्सल वाला गाना गाने लगे। ताश के खेल में जिस तरह ब्लफ का दांव चला जाता है, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने वही दांव आजमाने की कोशिश की, एक भ्रम की राजनीति खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन बात बन नहीं सकी। 2019 का आम चुनाव याद कीजिए। पीएम मोदी ने खुद को देश का चौकीदार बताया था उस साल, और उसके बाद बीजेपी ने एक अभियान ही चला दिया। बीजेपी के हर नेता और कार्यकर्ता ने अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल, अपनी डीपीज लगाए, मैसेजेस डाले, मैं भी चौकीदार। ऐसा लग रहा है विपक्ष दिमागी नक्सल वाली गलती से पिंड छुड़ाने के लिए वही दाव रिपीट कर रहा है, आजमाने में लगा हुआ है। लेकिन इतिहास के पन्ने इसका राज कैसे खोल रहे हैं वो भी आपको बताऊंगी। पहले केजरीवाल का नया बयान सुन लीजिए। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते, जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो बाबा साहब अंबेडकर को भी प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, उनको भी प्रधानमंत्री जी दिमागी नक्सली बोलते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। तो शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर को भी दिमागी नक्सल की कैटेगरी में रख दिया। ये क्या उल्टी गंगा बहने लगी है अरविंद केजरीवाल जी? राजनीतिक दांवपेच से कम देश के महानायकों को तो बख्श दीजिए। भगत सिंह तो सोशलिस्ट विचारधारा वाले महान क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे। हथियारबंद नक्सलियों की विचारधारा को पालने पोसने वाले दिमागी नक्सल को आप किस हिसाब से देशभक्त कह रहे हैं? जो अराजकता फैलाने और अपनी समानांतर सत्ता चलाने के लिए बेगुनाह भारतवासियों का खून बहाने से नहीं चूकते थे, वो कैसे देशभक्त हो गए? दिमागी नक्सल पर भ्रम की राजनीति बंद कीजिए। 10 दिसंबर 2013 को बतौर गृह मंत्री चिदम्बरम ने लोकसभा में जो बयान दिया था, आपको उसकी भी याद दिला देती हूं। चिदम्बरम ने क्या कहा था तब? कोई ऐसा इनपुट नहीं है कि जो बताता हो कि शहरी इलाकों में माओवादी हमलों का खतरा मंडराता है। हालांकि प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी पार्टी शहरी इलाकों में अपने मुखौटा संगठनों के जरिए अपनी गतिविधियां बढ़ाने में जुटी हुई हैं, और ऐसे संगठनों के कार्यकर्ता खुद को एक्टिविस्ट बता रहे हैं और अंडरग्राउंड कैडर की हर तरीके से मदद कर रहे हैं। उन्हें छिपने की जगह से लेकर हथियार जुटाने तक में भूमिका निभाई है। शहरी इलाकों में सीपीआई माओवादी किस तरीके से रणनीति अपना रहे हैं? अर्बन पर्सपेक्टिव के नाम से उसके कागजी दस्तावेज हैं। इसमें कामकाजी वर्ग से खुद को जोड़ने और अराजक विध्वंसक गतिविधियों में उनके इस्तेमाल की रणनीति है। पूरे भारत में इसे फैलाने की तैयारी है, लेकिन अभी तक वो शहरी इलाकों में अपनी पैठ बनाने में कामयाब नहीं हुए। उनकी गतिविधियों पर तो हम नजर बनाए हुए ही हैं। राज्य सरकारों को भी इसके निर्देश दिए गए हैं। अब चिदम्बरम का ये बयान झीरम घाटी हत्याकांड के 6 महीने बाद आया था, जिसमें 25 मई 2013 की तारीख को नक्सलियों ने पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस को खत्म कर दिया था। जी हां, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे नंद कुमार पटेल, पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा, तत्कालीन विधायक उदय मुदमुलवार समेत 32 कांग्रेसी नेताओं की जान चली गई थी। इसमें कई नेता तो थे ही थे, कुछ सुरक्षा कर्मी भी थे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल भी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका कुछ दिनों बाद इलाज के दौरान निधन हो गया था। झीरम घाटी हत्याकांड में अर्बन नक्सल यानी शहरी नक्सली नेटवर्क की भूमिका को लेकर एनआईए और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने व्यापक जांच की थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि अर्बन नक्सल ने पर्दे के पीछे रहकर खुफिया जानकारी जुटाने, हथियार पहुंचाने और वैचारिक समर्थन देने का काम किया था। अर्बन नेटवर्क से जुड़े तथाकथित बुद्धिजीवियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर सुरक्षा बलों के अभियानों जैसे सलवा जुड़ूम के खिलाफ कानूनी और सामाजिक दबाव बनाया गया। इससे जमीनी स्तर पर नक्सलियों को फिर से संगठित होने और झीरम घाटी जैसे बड़े हमले की साजिश रचने का समय मिल पाता था। इस बड़े हमले के बाद भी नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई करने में यूपीए 2 सरकार और तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम नाकाम रहे। हैरानी की बात यह है कि वही चिदम्बरम अब खुद को दिमागी नक्सल कह रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी अपने इकोसिस्टम से नक्सलवाद की खाद पानी देती है, उसी का चेहरा बने हैं मिस्टर चिदम्बरम। मैं रिपीट करता हूं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम माओवादियों नक्सलवाद का सहयोग लेता है, उसी के चेहरा बने हैं श्रीमान चिदम्बरम कि मैं भी नक्सल हूं। अर्बन नक्सल का फ्रेमवर्क खड़ा करने में जिन वामपंथी झुकाव वाले बुद्धिजीवियों को जरिया बनाया गया, दिमागी नक्सल की बुनियाद वहीं से शुरू होती है। मोदी सरकार ने नक्सलियों की कमर तोड़ने का अभियान चलाया तो उसके लिए सबसे पहले दिमागी नक्सल पर ही चोट किया। कांग्रेस ने सत्ता की राजनीति के लिए जिस समस्या को 42 सालों तक अनदेखा किया, मोदी सरकार ने उसे संकल्प लेकर 12 सालों में जड़ से मिटा दिया। पीएम मोदी ने यही कहा कि जंगलों से नक्सल कैडर मिट चुका है, लेकिन दिमागी नक्सल अभी बचे हुए हैं। दिमागी नक्सल यानी नक्सल विचारधारा को पालने पोसने वाला इकोसिस्टम, उसे पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल टूल किट की तरह इस्तेमाल करना वाला जो गैंग है, ये गैंग अब फिर से एक्टिव है। मौका देखकर उकसावे का दांव चलते हैं और फिर अराजकता का माहौल बनता है और पूरे सिस्टम को किडनैप करने में जी जान लगा देते हैं। सत्ता को हथियाने के लिए हिंसा और विद्रोह का एक औजार के रूप में इस्तेमाल करना है, उसे सही ठहराते हैं, फिर उसका महिमा मंडन करते हैं। जेन जी आंदोलन को हैक करने की कोशिश भी इसी तरह से की गई थी। उससे पहले किसान आंदोलन में भी दिमागी नक्सल नेटवर्क ने घुसपैठ की थी। पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द के जरिए देश को इन्हीं लोगों से सावधान रहने के लिए कहा था। और चलिए अब पाठशाला में बढ़ते हैं आज के अगले चैप्टर की ओर। छात्र आंदोलन से जुड़ी आज की बहुत अहम क्लास। देखिए, झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन का आज 23वां दिन है। रांची में आज छात्रों और सरकार के बीच एक बार फिर से बातचीत होनी थी। ये मीटिंग दोपहर 2 बजे होनी थी, लेकिन अभी तक हो नहीं पाई है। कहां दोपहर के 2 बजे का समय था और कहां रात के 9, साढ़े 9 बजने वाले हैं। सोरेन सरकार का छात्रों के प्रति ये रवैया तब है जब छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे। ये रवैया तब है जब पूरे देश में झारखंड को लेकर सियासत तेज है। सबकी नजरें इस प्रदर्शन पर हैं। पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर घिरता दिख रहा है। राहुल गांधी सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिख रहे हैं, छात्रों के मुद्दे सुनने और उनसे बात करने की सलाह दे चुके हैं। ये रवैया तब है जब कई सारे छात्र अनिश्चित काल से अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। ये रवैया तब है जब सरकार और आंदोलनकारियों के बीच लड़ाई आर पार की स्थिति में पहुंच चुकी है। सिर्फ सोरेन सरकार नहीं, अब घेरे में राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव भी आ गए हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि झारखंड सरकार छात्रों से संवाद करने की जगह उनके साथ टाल मटोल वाली नीति अपना रही है। अब छात्रों का भी आरोप है कि सोरेन सरकार सिर्फ वही पुराने घिसे पिटे बयान दोहराए चली जा रही है। वही संज्ञान लेंगे, वही विचार करेंगे, वही कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ ठोस होता दिख नहीं रहा। ऐसा छात्र आरोप लगा रहे हैं। जब से आंदोलन शुरू हुआ है, ये चौथी बार है जब सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का प्रस्ताव हुआ
छात्र अपनी मांग पर रटे हुए हैं। वो दो मांगे हैं। पहली मांग है कि परीक्षाओं में हुई तमाम तरह की गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराई जाए। दूसरी मांग है जेएसएससी सीजीएल 2024 की परीक्षा रद्द की जाए। छात्र इन दोनों मांगों से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सोरेन सरकार पर भी अब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यही वजह है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी पूरी तरह से हरकत में है। आज ही सीआईडी ने जेएसएससी के ऑफिस में रेड मारी, जेएसएससी के स्टाफ से पूछताछ की, ऑफिस में रखे अहम दस्तावेज खंगाले और तो और जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता से भी लंबी पूछताछ हुई। अब सवाल यह है कि जांच की आंच जेएसएससी और सुधीर गुप्ता तक कैसे पहुंची? कैसे सीआईडी को यह लगा कि सुधीर गुप्ता से धांधली को लेकर पूछताछ करना जरूरी है? तो आज पाठशाला में एक एक डिटेल चलिए आपके सामने रखती हूं, लेकिन सबसे पहले बता देती हूं कि सुधीर गुप्ता आखिर हैं कौन। तो समझिए, सुधीर गुप्ता झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी में सचिव के पद पर हैं। साल 2024 में सुधीर गुप्ता जेएसएससी सचिव के पद पर नियुक्त हुए थे। सचिव बनने के बाद सितंबर 2024 में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पहली बार बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगे। तब राज्यपाल के निर्देश पर आयोग ने आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय एक आंतरिक जांच समिति बनाई थी। सुधीर कुमार गुप्ता को इस जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। सीआईडी ने जेएसएससी के ऑफिस में रेड की और इन्हीं सुधीर गुप्ता से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले सीआईडी सुधीर गुप्ता के घर पर भी छापेमारी कर चुकी है। अब जेएसएससी कार्यालय में हुई ताजा कार्रवाई को उसी जांच के आगे की कड़ी माना जा रहा है। सुनिए, कुछ दिन पहले जब सुधीर गुप्ता से जेएसएससी के पेपर लीक को लेकर सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने क्या जवाब दिया था। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे ही उत्तर वायरल हो गया था, लेकिन जब आप उसको देखेंगे बढ़िया से माइक्रोस्कोपिक ढंग से तो उसमें टाइम दिख रहा है 5:25 PM। तो 7:01 में जब वायरल हो रहा है तो उसमें 5:25 PM क्यों दिख रहा है? उसका है साक्ष्य मेरे पास है। तो जब छात्र जेएसएससी को रद्द करने की मांग कर रहे थे और बता रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, तो सुधीर गुप्ता माइक्रोस्कोपिक वाला बयान देने में लगे थे। न्यूज की पाठशाला में हमने आपको दिखाया था कि कैसे जेएसएससी की परीक्षा होने से 1 दिन पहले ही पूरी की पूरी आंसर की और सारे ऑप्शन वाले चैट किस तरह से वायरल हो रहे थे, लेकिन ना ही जेएसएससी और ना ही प्रशासन ने इस पर उस वक्त कोई एक्शन लिया। अब जब जांच की तपिश सुधीर गुप्ता तक पहुंच गई है, तो कार्रवाई में फिर लेट लतीफी की वजह भी अपने आप ही क्लियर होती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक सीआईडी जेएसएससी परीक्षा पास करने वाले एक एक कैंडिडेट का वेरिफिकेशन भी करेगी। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा में सफल हुए सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र और दूसरे दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल हुए सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी। यानी जांच सिर्फ परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि पास हुए एक एक कैंडिडेट की डिटेल्स भी खंगाले जाएंगे। अगर किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज में कोई गड़बड़ी या चयन प्रक्रिया में उसकी भूमिका सामने आती है, तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब सारा बवाल जेएसएससी परीक्षा को लेकर है। झारखंड की परीक्षाओं में धांधली को लेकर बीजेपी जेएसएससी पर हमलावर है। झारखंड में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी अध्यक्ष प्रशांत कुमार पर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जेएसएससी के अध्यक्ष पद पर काबिज प्रशांत कुमार से कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। मरांडी ने जांच एजेंसी के एडीए यानी मनोज कौशिक से सवाल किया कि जेएसएससी के अध्यक्ष पर सीआईडी इतनी मेहरबान और दरियादिल क्यों है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कौन लोग हैं जो सीआईडी को जेएसएससी अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक रहे हैं। मरांडी ने आशंका जताते हुए सवाल उठाया कि कहीं एक दागी द्वारा दूसरे दागी को बचाने की रणनीति के तहत काम तो नहीं हो रहा। तो जेएसएससी के अलावा सीआईडी ने जेपीएससी पर भी शिकंजा कसा है। जेपीएससी की पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य के पीए
BN राम को CID ने गिरफ्तार किया है। यह इस पूरे मामले में 22वीं गिरफ्तारी है। BN राम पर JPSC में इंटरव्यू मैनेज करने के बदले 40 लाख रुपए वसूलने का आरोप है। CID अब इस पूरे नेटवर्क में BN राम की भूमिका और पैसे से जुड़े लेन देन तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। अजीता भट्टाचार्य को समन भेजकर बीते दिनों CID ने लंबी पूछताछ भी की। अजीता भट्टाचार्य JMM के नेता और केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी हैं। वो JPSC की सदस्य रह चुकी हैं। 9 अगस्त को ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो JPSC के पूर्व अध्यक्ष L ख्यांगते से भी CID ने करीब 48 घंटे तक पूछताछ की है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रांची छात्र आंदोलन से ही जुड़ी हुई खबर। TDPL की ओर से कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। CM हेमंत सोरेन ने इस बात का ऐलान किया है। तो TDPL जो एजेंसी थी जिसके द्वारा परीक्षाएं करवाई गई थी, सभी परीक्षाएं रद्द की गई है। CM हेमंत सोरेन ने इस खबर का ऐलान किया है अब से कुछ देर पहले। देखिए, आज चौथे राउंड की बातचीत होनी थी, बातचीत हो नहीं पाई, लेकिन उससे पहले एक बड़ा फैसला हेमंत सोरेन ने कर दिया है। छात्रों के लिए TDPL द्वारा आयोजित तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी। और आपको बता दें, TDPL द्वारा ही JSSC CGL परीक्षा भी आयोजित करवाई गई थी। यानी कि छात्रों की एक बड़ी मांग इससे निश्चित तौर पर पूरी हो जाती है। JSSC CGL परीक्षा भी रद्द होगी। प्रदर्शनकारी छात्रों की कई मांगे मान ली गई हैं। ये औपचारिक तौर पर हेमंत सोरेन का बयान सामने आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, छात्रों में जश्न का माहौल है। आज आंदोलन के 23वें दिन एक बड़ी मांग छात्रों की पूरी हो जाती है, वो ये कि JSSC CGL एग्जाम रद्द होगा। देखिए, सरकार ये दावा कर रही थी कि छात्रों की कई मांगे मान ली गई, लेकिन 2 मुख्यतः बड़ी मांगे जिसमें TDPL के द्वारा आयोजित करवाई गई ये बड़ी परीक्षा जो साल 2024 में हुई थी, और CBI द्वारा फिलहाल जांच की मांग, लेकिन फिलहाल एग्जाम रद्द करने की बात हेमंत सोरेन ने कही है। जांच तो देखिए, अब ये एक बड़ी मांग जो है वो बाकी रह जाती है कि CBI से जांच के लिए क्या सरकार राजी होगी या नहीं, लेकिन पेपर रद्द करने की एक बड़ी मांग निश्चित तौर पर आज सरकार ने मान ली है। पेपर लीक में हम लोग की जीत हुई है। शायद परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकती है। जब तक सूरज चांद रहेगा छात्र एकता, ये तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा छात्र, भले ही CGL रद्द हो जाए, लेकिन हम लोग CBI इंक्वायरी से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, CBI इंक्वायरी जरूरी है। चाहे कि आने वाला समय में भी क्या भरोसा है कि पेपर लीक को समाप्त कर दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि पेपर लीक को भले ही बंद हो जाए, CGL रद्द हो जाए, लेकिन CBI इंक्वायरी बहुत जरूरी है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाली चाहिए। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी ने पहले विद्यार्थियों, आपको सीधा हमारे संवाददाता अभिषेक के पास लिए चलते हैं, जो पिछले कई दिनों से रांची में छात्रों के बीच छात्र आंदोलन में मौजूद हैं। अभिषेक, 23वें दिन आंदोलन के और एक बड़ी जीत छात्रों की हुई। 2 बड़ी मांगे थी और आखिरकार सरकार को जो सबसे बड़ी मांग थी उसके आगे झुकना पड़ा। देखिए, निश्चित रूप से छात्रों के अंदर जोश, उत्साह और जो जीत की खुशी है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। 24 दिनों की ये लड़ाई थी और 24 दिनों बाद छात्रों को JSSC CGL जो एग्जाम है वो रद्द की जो मांग मान रहे थे वो पूरा हुआ। क्या कहेंगे? जीत गए। आज सरकार हमारी बातों को माने और हम लोग अपनी बात को मनवाने के लिए अड़े रहे। इतने 23 से 24 दिनों तक फाइनली छात्र के संग है और सारे जितने भी हैं वो जीत गए। क्या कहेंगे आप लोग? मांग पूरी हो गई है। आज सच्चाई की जीत हुई है और हम लोग जिस आंदोलन कर रहे थे, जो छात्र हित की बात हो रहा था, आज छात्र जब बोला है, राज सिंहासन डोला है। आप लोग क्या कहेंगे? एक तरीके से जो मांग आपकी थी CGL की वो पूरी हो गई है। जब से स्टार्ट हुआ है, बच्चे तक हम 5 साल से आके बैठे थे, 3 रात बाद से लड़ के आ गए। खुद ही से रोने में
खुशी है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। और देखिए यहाँ पर लगातार हमने भी टाइम्स वाला भारत में भी इस मुद्दे को उठाया था और अंततः जो है वो देखिए छात्रों में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? झुकती है दुनिया, झुकाने वाली चाहिए। हेमंत सोरेन जी को यह आभास हो गया था कि 20 तारीख का जो परिणाम होगा बुरा होगा। आज हम सभी काफी खुश हैं। हम सभी की जो मांगे थी, मांगों को माना जा रहा है। सारे विद्यार्थी काफी खुश हैं। देखिए यहाँ पर खुश है और ये भगत सिंह की फोटो लेकर देखिए हाथ में जो तमाम छात्र हैं वो नाचते गाते। रांची से जश्न की ये तस्वीरें छात्र एकता की मिसाल हैं और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन इसके साथ ही ये पाठशाला के मुहिम की भी जीत है। देखिए पाठशाला में पिछले कई दिनों से लगातार छात्रों के आंदोलन, छात्रों के हित से जुड़ा मुद्दा हम लगातार उठा रहे थे। वो कागज, वो दस्तावेज, वो सबूत अपने दर्शकों तक रोजाना पहुंचा रहे थे, जो खुद इस पूरे मामले में सरकार के खिलाफ बड़ी गवाही दे रहे थे। और ऐसे में आखिरकार सोरेन सरकार को आज छात्रों की मांग के आगे झुकना पड़ा। छात्रों की भी बड़ी जीत और साथ ही पाठशाला के इस मुहिम की भी, पाठशाला की पूरी टीम की भी। और इसी के साथ पाठशाला की अगली स्टोरी की बात कर लेते हैं। बात खुलेआम बेचे जा रहे जहर की। बंद करके रख दिया है और टीएमसी आपकी कार्रवाई हर वर्ष करत रहते। टीएमसी एक अकेला एरिया असतो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि आज की स्टोरी में डायलॉग भी है, ड्रामा भी है और हाँ, थोड़ा सा डेंजर भी है। एक तरफ है बॉलीवुड के 3 बड़े दिग्गज जिन्हें उनके चाहने वाले बादशाह खान, सिंघम देवगन, बागी श्रॉफ कहते हैं, और दूसरी तरफ है सरकार का डंडा, महाराष्ट्र एफडीए यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। मामला इतना भर है कि इलायची की आड़ में कहीं पान मसाला का प्रचार तो नहीं किया जा रहा था। तो साहब, कहानी में ट्विस्ट भी है, टेंशन भी है, ट्रेजेडी भी है। कैसे? चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा माजरा समझाती हूँ। दरअसल एफडीए ने एक विज्ञापन को लेकर फिल्म एक्टर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एफडीए ने आरोप लगाया है कि ये विज्ञापन एक प्रतिबंधित निजी पान मसाला का इनडायरेक्ट या सरोगेट प्रचार है। नोटिस में तीनों से विज्ञापन में उनकी भूमिका को लेकर सफाई मांगी गई है। एफडीए के मुताबिक विज्ञापन में इस्तेमाल किए गए ब्रांड नेम, डायलॉग्स और उसका प्रेजेंटेशन एक निजी ब्रांड को पान मसाला से जोड़ने का संदेश देता है। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को गुमराह करने वाले इस पान मसाला विज्ञापन पर सफाई देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। अगर इन 15 दिनों में इन तीनों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है तो इन तीनों पर 50-50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये सारा मसला सरोगेट विज्ञापन का है। तो अब आप कहेंगे कि मैडम ये सरोगेट विज्ञापन किस चिड़िया का नाम है? समझिए, मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ कि आखिर ये किस बला का नाम है। मान लीजिए किसी कंपनी का ऐसा प्रोडक्ट है जिसका टीवी पर या दूसरे माध्यमों पर विज्ञापन करना या उसका एडवर्टाइजमेंट करना प्रतिबंधित है, तो कंपनी उसी ब्रांड नेम से कोई और प्रोडक्ट बनाकर बाजार में लॉन्च करती है, जैसे इलायची, माउथ फ्रेशनर, सोडा या मिनरल वाटर। फिर विज्ञापन में इसे दूसरे प्रोडक्ट का प्रचार किया जाता है, लेकिन विज्ञापन का अंदाज, पैकेजिंग, लोगो, रंग और ब्रांड नेम ऐसा होता है कि लोगों को तुरंत उस प्रतिबंधित प्रोडक्ट की ही याद आएगी। यानी सामने कुछ दिख रहा है लेकिन ब्रांड की पहचान किसी और प्रोडक्ट की याद दिलाएगी। इसी वजह से इसे सरोगेट यानी कि इनडायरेक्ट विज्ञापन कहा जाता है। तो महाराष्ट्र एफडीए को भी इसी बात का शक है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे वैसे ही आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है।
उनकी माने तो विमल गुटखा बनाती और बेचती है। इलायची के नाम पर किया गया इसका विज्ञापन राज्य में प्रतिबंधित चीज का सरोगेट प्रमोशन लगता है और इसीलिए इन तीनों से जवाब मांगा गया है। It's about Vimal product. Vimal has been in the process of manufacturing, selling of gutka also. Now they are not manufacturing here, but during our investigation, search and seizure operations, we have found at many places Vimla product is being sold as gutka also. The advertisement which is there is claims that there is something ilaichi or something else is a surrogacy to the prohibited item in the state of Maharashtra. That's why we have called for explanation on that ground. देखिए, अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि मैडम सिर्फ विज्ञापन करने पर तीनों स्टार्स को नोटिस देना और उन पर एक्शन लेने की भला क्या जरूरत पड़ गई। तो मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। दरअसल कानून कहता है कि विज्ञापन करने वाले तब तक अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते जब तक वो ये साबित ना कर दें कि उन्होंने विज्ञापन पर दस्तखत करने से पहले पूरी सावधानी बरती थी। अगर किसी विज्ञापन पर कोई सवाल उठता है तो सबूत पेश करने की जिम्मेदारी सेलिब्रिटी की भी होगी। एफएसएस के 2018 के नियम ये साफ कहते हैं कि विज्ञापन के दावे सही और गुमराह ना करने वाले होने चाहिए। एफएसएस एक्ट की धारा 53 के तहत खाने पीने की चीजों के भ्रामक विज्ञापन में शामिल किसी भी व्यक्ति या पार्टी पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की धारा 21 के तहत झूठा प्रचार करने पर 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना मुमकिन है। इसके साथ ही सेलिब्रिटीज पर विज्ञापन करने पर 1 से लेकर 3 साल तक का बैन भी लगाया जा सकता है। तो इन तीनों स्टार्स की जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि देश में इन तीनों की बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। खासकर युवाओं में इनका कितना ज्यादा क्रेज है। महाराष्ट्र में 13 जुलाई 2026 के आदेश के तहत पान मसाला जैसे प्रतिबंधित उत्पादों के प्रोडक्शन, भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन और बेचने पर 1 साल के लिए रोक लगाई गई है। 12 जून को एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने अधिकारियों को पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके गुटखा, तंबाकू या फिर निकोटीन वाले कोई भी पान मसाला और इसी तरह के तमाम जो बैन प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं उनसे जुड़े मामलों में मकोका लगाने का निर्देश भी दिया था। एफडीए के इस एक्शन के बाद महाराष्ट्र में गुटखा पर प्रतिबंध भी लगा। और चलिए अब आपको बताते हैं उस मंदिर के बारे में जहां की मुख्य पुजारी कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला होती है। ये मंदिर केरल के अलपुझा में हरिपैड के पास है। मन्ना रसला नागराज मंदिर, जिसमें रहस्य, आस्था और प्रकृति तीनों का अद्भुत मेल है। ये मंदिर 16 एकड़ के घने जंगलों में घने पेड़ों और झाड़ियों के बीचों बीच है। यहाँ नागों की लगभग 30,000 पत्थर की मूर्तियां हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान परशुराम ने की थी। मंदिर को पारंपरिक केरल शैली में बनाया गया है। इसमें लकड़ी की नक्काशी और ढलानदार छत का इस्तेमाल हुआ है। किसी किस्म का कोई कंक्रीट का ढांचा यहाँ नहीं है। वहीं मंदिर की मुख्य पुजारी को मन्नारसला अम्मा कहा जाता है। परंपरा के मुताबिक मंदिर के इल्लम यानी कि परिवार की सबसे बड़ी बहू ही यहाँ नागराज की मुख्य पुजारी होती है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ मिलने वाली हल्दी का प्रसाद त्वचा से जुड़े रोग को दूर करता है। ये मंदिर जिस जंगल में है वो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का भी शानदार उदाहरण है। भारतीय संस्कृति और धर्म का अहम सिद्धांत है कि यहाँ हर जीव को विशेष माना जाता है। नागराज की पूजा भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी उसी परंपरा का हिस्सा है। यही वजह है कि नाग पंचमी के दिन हमने आपको खास तौर पर इस मंदिर के बारे में बताया। और इसी के साथ देखिए घंटी बज रही है और पाठशाला में आपसे फिर होगी मुलाकात। कब? कल न्यूज की पाठशाला में। तो मुझे दीजिए इजाजत, कल आपसे फिर होगी मुलाकात। केसरिया से मन जोगी हुआ रे,
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।